हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास. In today's class we will be continuing chapter number 7 of your NCERT book titled as Alternating Current. और बच्चों, ये जो आज का लेक्चर है इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. द रीज़न बीइंग the concept or the topic that I will be teaching you in today's lecture, और उसका नाम है बच्चों AC जनरेटर. सो ये जो टॉपिक है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, और इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. सो बी वेरी अटेंटिव. एंड व्हाट आई हैड डिसाइडेड इज़ कि इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपके पास अब बस 2 कंसेप्ट्स रह गए हैं पढ़ने के लिए, एक AC जनरेटर और एक ट्रांसफार्मर. सो आई टीच बोथ दी कंसेप्ट्स इंडिविजुअली इन 2 डिफरेंट लेक्चर्स. जो आज का लेक्चर है वो कम्प्लीटली बेस्ड है AC जनरेटर पर, और जो आगे आने वाला लेक्चर है अपकमिंग लेक्चर, उसमें आपको हम पढ़ाएंगे बच्चों ट्रांसफार्मर, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 को एंड कर देंगे. सो बच्चों, AC जनरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही स्लोली मूव करेंगे, आपको हर एक बात समझाते हुए आगे चलेंगे. सो यू मस्ट बी वेरी अटेंटिव. इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों AC जनरेटर के अंदर. सो बी वेरी अटेंटिव थ्रू आउट द लेक्चर. जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं AC जनरेटर वाले कंसेप्ट में से, वो सारी बातें आपको बताऊंगा मैं. एंड इफ़ आई से समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट मीन्स दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो मार्क दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ आई से अंडर AC जनरेटर दैट इट हैज़ इम्पोर्टेंस. सो बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं इसको डिफाइन करने से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू कि आप क्या समझते हो एक जनरेटर से. जनरेटर वर्ड तो आपने सुना ही होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्व्स द मीनिंग ऑफ जनरेटर, क्योंकि उस मीनिंग में और इसकी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है. ओके, सो वी ऑल नो वेरी वेल दैट जनरेटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, जनरेटर यही तो होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. बच्चों, वही डेफिनेशन होती है AC जनरेटर की. इट्स द सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट. सो वही सेम डेफिनेशन आएगी, आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है. इट्स एन इलेक्ट्रिकल मशीन that converts or used to convert mechanical energy into electrical energy. So I hope that this definition is clear to you. So this was a very basic thing, और मैं ये मानता हूँ कि आपको ये बात बच्चों अच्छे से क्लियर हो चुकी है. सो अब आगे चलते हैं, इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है. उसके बाद देखेंगे इसका डायग्राम. आफ्टर दैट इट्स कंस्ट्रक्शन, फिर इसकी वर्किंग, फिर इसमें थ्योरी सी, इसके जो डेरिवेशंस हैं, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द प्रिंसिपल ऑन विच AC जनरेटर वर्क्स. सो बच्चों, अब आपको ये याद होना चाहिए कि व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट इंड्यूस्ड EMF, देन आई टॉट यू अ टॉपिक दैट वाज मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF. तो वहाँ पर बेसिकली 3 मेथड्स थे जिनसे आप इंड्यूस्ड EMF को प्रोड्यूस कर सकते थे. एक बार उन तीनों को रिकॉल करते हैं. पहला मेथड था बच्चों कि आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिए. तो वो आपने देख लिया था कि फराडे के एक्सपेरिमेंट में वही चीज़ काम आई थी. तो पहली चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई थी. अब दूसरी चीज़ थी बच्चों कि आप जो एरिया है उस कॉइल का इन दी मैग्नेटिक फील्ड, उसको चेंज करते रहिए. सो वो भी आपने देख लिया था अंडर द सेक्शन ऑफ मोशनल EMF, कि वहाँ पर EMF कैसे प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस EMF की बात कर रहे हैं.
और बच्चों एक तीसरा मेथड और था प्रोड्यूसिंग ईएमएफ का, विच वॉज चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ताकि जो फ्लक्स है लिंक्ड विद दैट कॉइल वो चेंज हो, एंड वी नो वेरी वेल दैट वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स गिव राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर प्रोड्यूस होगा तो हमें करंट प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों जो तीसरा प्रिंसिपल था, तीसरी मेथड थी ईएमएफ को प्रोड्यूस करने की, वही इसका प्रिंसिपल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जनरेटर के अंदर क्या होता है कि एक कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उस रोटेशन की वजह से होता क्या है कि जो एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, वो एंगल कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एंड ड्यू टू दैट चेंजिंग एंगल एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। और बच्चों वही ईएमएफ आपके करंट को जनरेट कर देता है। देयरफॉर योर मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये प्रिंसिपल का जो लॉजिक है वो समझ में आ गया है कि हम क्या लिखने वाले हैं आगे। सो लेट्स राइट डाउन द प्रिंसिपल प्रॉपरली, दैट इट इज़ बेस्ड और इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो एक लाइन का हो गया। अगर आपने रिवाइज करने के लिए समझना है और अच्छे से इसको लिखना है तो बच्चों आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आगे कि दैट इज व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड in uniform magnetic field and induced EMF is produced in it। वही सेम बात है जो अभी आपसे मैंने आपको समझाई, वही सेम बात हमने बच्चों वर्ड्स में यहाँ पर लिख दी है। सो मेरे हिसाब से आपको प्रिंसिपल बच्चों हमेशा याद रहेगा कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। याद रखने का तरीका ये है कि आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो मैकेनिकल का मतलब है कि कोई चीज़ आपकी कॉइल को रोटेट कर रही है। सो अगर कॉइल रोटेट कर रही है तो क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, और उस वेरिंग एंगल के कारण हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वही हमारे करंट को भी जनरेट करता है। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए था। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बी फर्स्ट मेथड था, ए सेकंड मेथड था, और जो थर्ड मेथड जिसके ऊपर ये बेस्ड है वो है ये थीटा। थीटा होता है बच्चों एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सो प्रिंसिपल बच्चों आपको आई होप कि क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को, इसके डायग्राम को, कि एक्चुअली में होता कैसा है इसका डायग्राम। और आपके एग्ज़ाम में ही बच्चों इसको बनाने के लिए पूछा जाता है। सो आप ध्यान से समझना कि कैसे इसके डायग्राम को हम प्लॉट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो बच्चों बहुत ही सिंपल होता है, बस आपने एक कॉइल यहाँ पर बनानी होती है और इस कॉइल के दोनों तरफ आपने रखना होता है मैग्नेट्स। ये तो अभी कॉइल ही को बना रहे हैं अभी हम। इस कॉइल के दोनों तरफ होते हैं बच्चों मैग्नेट्स। तो आप मैग्नेट्स को ऐसे शो कर सकते हो। लेट मी से दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट, और हमने बीच में क्या किया, एक कॉइल को यहाँ पर रख दिया है जिसके ऊपर वायरिंग है। ठीक है, सो नाउ ये यहाँ पर बच्चों बंद नहीं होता, दिस इज लाइक दिस। लेट मी डू इट प्रॉपरली। तो ये बच्चों आगे एक्सटेंड होती है आपकी कॉइल एंड इट गोज टू स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स
सिलेंड्रिकल शेप की रिंग्स होती हैं। लेट मी शो यू। ये इस तरह से आगे एक्सटेंड होती है। माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड, बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समझ पा रहे होगे। दिस इज़ दी फर्स्ट स्लिप रिंग। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये वाला जो लाइन है, ये जो कॉइल का पार्ट है, ये आगे एक्सटेंड होता है इसके अंदर से, और ये एक और स्लिप रिंग तक पहुंचता है। ये एक और आगे आकर के स्लिप रिंग तक यहाँ पर पहुंचता है। और इन्हीं स्लिप रिंग से अटैच होते हैं बच्चों दो ब्रशेस, उसको हम ऐसे दिखा देते हैं। और इन ब्रशेस से अटैच होता है हमारा लोड, जहाँ पर ये करंट जा रहा होता है। जो इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है करंट, वो करंट वहाँ पर जा रहा होता है। ये इस तरह से। यहाँ पर आपका बच्चों लोड है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ से आपका आउटपुट बाहर जाता है। सो दिस इज़ दी डायग्राम ऑफ एन एसी जनरेटर। कि ये क्या है बच्चों, ये पेयर ऑफ मैग्नेट है विच इज़ प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। ओके, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये मैग्नेट्स है, मैं इसको लेबल कर रहा हूँ इस समय पर। ये जो कॉइल रखी हुई है, इसका नाम आप बोलते हो बच्चों आर्मेच्योर कॉइल। ठीक है, लेट मी नेम दिस कॉइल। इसको मैं नाम दे दिया ए, इसको नाम दिया बच्चों बी, इसको नाम दिया हमने सी, इसको नाम दिया हमने डी। ओके, सो इस कॉइल को आप बोलते हो आर्मेच्योर कॉइल। ठीक है, अब ये जो ए बी सी डी हमने प्लॉट करा है, यहाँ पर होता है बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट, आपको यहाँ पर शो करता है। और डायरेक्शन ऑफ करंट आप प्लॉट करते हो यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो वो आपको अच्छे से मालूम है। ये होते हैं बच्चों स्लिप रिंग्स। मैं अभी इनको डिफाइन भी कर दूंगा। आई विल नॉट बी राइटिंग इट, बट आई विल डिफाइन इट, ताकि अगर आपको लिखना हो तो आप उसको लिख पाओ। ये होते हैं बच्चों स्लिप रिंग्स, इनको आप बोलते हो ब्रशेस। ये होते हैं बच्चों ब्रशेस। और इसको मान लो कि रेजिस्टेंस है, लोड है, तो यहाँ पर आप लोड लिख सकते हो। दिस इज़ दी लोड, बट डू नॉट कन्फ्यूज़, ये कोई वायर नहीं है, कहीं इसको वायर समझ लो। ठीक है, सिर्फ लेबल करने के मैंने इसको यहाँ पर ऐसे एरो बना दी है। सो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर है, और इसका डायग्राम आपके एग्जाम में बनाने के लिए आता है। सो आप बच्चों ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है डायग्राम प्लॉट करना इसका। ओके, इसको आप R1 नाम दे दो, ये पहली स्लिप रिंग है, ये दूसरी स्लिप रिंग है R2, ये ब्रश B1 है, ये ब्रश B2 है, ये आपकी कॉइल हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ये आपका लोड हो गया, इसका रेजिस्टेंस हम कहते हैं भाई RL है, जहाँ पर हमारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो जा रहा है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से आपको बच्चों कंस्ट्रक्शन तो अच्छे से क्लियर है, बट फिर भी अगर आप चाहो कि मैं इनको डिफाइन करूँ इन टर्म्स को, सो बच्चों ये जो आर्मेच्योर कॉइल होती है, ये एक कॉइल है दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वूंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो यहाँ पर, सॉफ्ट आयरन कोर, इसको आप बोलते हो आर्मेच्योर कॉइल। ये डेफिनेशन आती नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट सो यू कैन राइट इट डाउन। आगे हम बात करें तो मैग्नेट्स आपको बताई है दैट दीज मैग्नेट्स विल प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विद इन दिस रीजन। और उसी मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जो वेरिंग एंगल होगा बिटवीन द नॉर्मल ऑफ दिस कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, वही जनरेट करेगा आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो बस मैं एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ जो आपको डायरेक्शन दिखाएगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो ये होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, मेरे पेज पर रेस्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये जो कॉइल है ये पेज के बाहर भी आएगी, ऐसे घूमती रहेगी पेज में, समझ रहे हो, इस तरह से रोटेट करती रहेगी। लेट मी से कि ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है, व्हेन आई विल टॉकिंग अबाउट इट्स वर्किंग तो उसमें आपको समझा देंगे सारी बातें। अभी आप इसके इन लेबलिंग टर्म्स पर ध्यान दीजिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्लिप रिंग्स। सो बच्चों ये जो एंड्स होते हैं आर्मेच्योर कॉइल के, दे आर कनेक्टेड टू
these slip rings and these slip rings are made up of brass। और जब बच्चों ये जो कॉइल है रोटेट करती है, सो इस कॉइल के साथ में ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये भी रोटेट करते हैं, ठीक है। इस स्लिप रिंग्स के साथ में ये जो इस कॉइल के साथ में ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये भी साथ में ही रोटेट करते हैं। अब बात करें इन ब्रशेस की, सो दीज ब्रशेस आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन के ही क्यों बने होते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर। सो उसको आप चाहो तो अभी भी लिख सकते हो। द रीज़न इज़, या बिफोर गोइंग ऑन टू द रीज़न पहले ये समझ लो कि बच्चों जब ये कॉइल और ये रिंग्स रोटेट हो रहे होते हैं, सो उस समय पर ये ब्रशेज रोटेट नहीं हो रहे होते, ये ब्रशेज अपनी जगह पर स्टेगनेंट रहते हैं। अगर हमने इसको यहाँ पर ऐसा रख दिया ऐसे कांटेक्ट में ला करके, तो ये ऐसा ही रहेगा, अपने पोस्चर को ये मेंटेन करता है, अपने ओरिएंटेशन को ये मेंटेन करता है, ये रोटेट नहीं करेगा इसके साथ में। तो अब आते हैं रीज़न पर कि वाई कार्बन ब्रशेज आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ सम अदर मटेरियल। सो आंसर बहुत ही सिंपल है कि जब बच्चों ये रोटेट करेगी आपकी कॉइल, सो देयर विल बी अ रबिंग बिटवीन दिस ब्रश एंड दिस स्लिप रिंग। ओके, सो ऑन रबिंग कार्बन की प्रॉपर्टी होती है दैट इट लीव्स फाइन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग बाय विच इट इज़ रब्ड। सो जब ये रिंग इसको रब कर रही होगी ब्रश को, सो उस समय पर क्या होगा कि ये जो कार्बन के ब्रशेज हैं इट विल लीव फाइन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्लिप रिंग। और बच्चों वो पार्टिकल्स सर्व करेंगे एज अ लुब्रिकेंट टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। उससे क्या होगा कि आपका जो फ्रिक्शन है बिटवीन दिस स्लिप रिंग एंड दिस ब्रश इट विल गेट रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर द वियर एंड टियर ऑफ दिस स्लिप रिंग विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, ताकि इसको ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, ये लंबे समय तक चलते रहें हमारे स्लिप रिंग्स, जल्दी से इरोड ना हो, इनका वियर टियर ना हो। सो इस वजह से हम यूज़ करते हैं कार्बन रिंग्स को। वाई? बिकॉज दे प्रोवाइड लुब्रिकेशन बिटवीन ब्रश एंड स्लिप रिंग्स विच प्रिवेंट्स दी वेयर एंड टियर ऑफ द स्लिप रिंग्स। तो आप उसको लिख सकते हो रीज़न को चाहो तो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ब्रशेस क्या काम कर रहे हैं वो भी आप समझ चुके हो, और ब्रशेस से ही कनेक्ट होता है बच्चों आपका आउटपुट। सो ये ब्रश एक्ट करते हैं एज अ यू कैन से ब्रिज बिटवीन these slip rings and the load to which the current is being supplied। सो बच्चों इतने ही टर्म्स थे इसके अंदर, मैं समझता हूँ कि आपको सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। सो बच्चों आगे अब वर्किंग आप हेडिंग डाल सकते हो इसके नीचे। वर्किंग इसकी बहुत ही सिंपल है, मैं उसको डायग्राम से इलेबोरेट करूँगा एंड आई विल स्पीक फॉर यू दी वर्किंग, और आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। सो बच्चों वर्किंग इसकी बहुत ही सिंपल है। पहले आप आओ इसके डायग्राम पर, पहले समझ लो एक बार कि हो क्या रहा है। होता क्या है बच्चों कि ये कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट कर रही होती है इस यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर, जहाँ पर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस डायरेक्शन में होती है इस पूरे रीजन के अंदर। सो क्या होता है कि जब आपकी ये कॉइल रोटेट करती है, सो द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द नॉर्मल ऑफ दिस कॉइल इट चेंजेस कंटिन्यूसली। समझ रहे हो ना? नॉर्मल क्या होता है इस चीज़ को, एक मिनट रुको। सो अब बच्चों इसको रिलेट करने की कोशिश करना। मैं आपके सामने एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसको आप बच्चों कॉइल समझिएगा। ये आपकी कॉइल है जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दी है। सो इस समय पर बताया ये इसका नॉर्मल कहाँ पर है, तो इसका नॉर्मल बच्चों ऐसे है। इसका जो नॉर्मल है इस कॉइल का वो ऊपर है, इसका प्लेन ऐसे है। क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्लेन में क्या फ़र्क होता है एक कॉइल के और उसके नॉर्मल में क्या फ़र्क होता है, तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। प्लेन का मतलब होता है ये कि इसका प्लेन लाई कर रहा है अलॉन्ग द पेपर ऑफ माई नोटबुक, जबकि जो इसका नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू दी कॉइल, तो वो ये होता है ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर आ रही है, इससे बाहर निकल रही हो 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। सो अब क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये जो कॉइल है ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रही होती है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो अभी नॉर्मल था 90 डिग्री के एंगल पे, या फिर एक काम करो स्टार्टिंग करते हैं, इनिशियली इसको रखते हैं हम ऐसे। हमने रखा कॉइल को अपने इनिशियली ऐसे, इससे क्या हुआ कि जो नॉर्मल है कॉइल का और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच का एंगल कितना हुआ बच्चों,
इट इज़ 0 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसको कंटिन्यूसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। सो ध्यान से देखो कि जब ये इधर आई, ऐसे करके आई ये, सो अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, बट जो इसका नॉर्मल है कॉइल का, वो ध्यान से देखना कि कहाँ पर होगा। कॉइल हमारी ऐसे थी, सो नॉर्मल था ये। जस्ट अ मिनट, अब बच्चों इसको एक बार और देखो। पहले आपकी कॉइल थी ऐसे, इसमें क्या है कि जो आपका नॉर्मल है, ये जो पिन है ये आपके नॉर्मल को शो कर रही है। सो ये पिन थी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अब इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं। तो देखो जब रोटेट किया तो आप इस ब्लू लाइन पर ध्यान दो जो दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और इस पिन पर ध्यान दो। तो देखो दोनों के बीच में कुछ एंगल है, दिख रहा होगा शायद आपको, दोनों के बीच में कुछ एंगल है। सो ये एंगल देखो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे मैं कॉइल को रोटेट करता जाऊँगा वैसे ही एंगल बढ़ता जाएगा। ओके, और जब ये कॉइल ऐसी आएगी प्लेन पर, तो देखो एंगल कितना होगा, ये ऊपर है वो प्लेन के अलोंग है, सो एंगल विल बी 90 डिग्री। और ऐसी ये कंटिन्यूसली रोटेट करती चली जाएगी आपकी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो समझ रहे हो आप कि आपका जो नॉर्मल है और जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच का जो एंगल है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, और वही वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का एक रीज़न है। और मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ही आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ को राइज करता है, उसको बर्थ देता है, ड्यू टू विच यू हैव द करंट इन द कॉइल। सो बच्चों यही इसकी वर्किंग होती है बस। ठीक है, वही सेम बात इसकी वर्किंग में आपने लिखनी है, आप चाहो तो लिख सकते हो आगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ। लिखो कि व्हेन द कॉइल ABCD रोटेट्स इन अ magnetic field, it cuts the magnetic lines of force, full stop. The magnetic flux linked with the coil changes due to the rotation of the coil, and hence EMF is set up in the coil. ठीक है, यहाँ पर डाल दोगे फुल स्टॉप। आगे आप लिखोगे एक लाइन छोड़ने के बाद, the current flows through the brush B1 in one direction of half of the revolution of the coil, and through the brush B2 in the next half revolution in the reverse direction. Full stop. The process is repeated, therefore EMF produced is of alternating nature. बस इतना आपने लिखना है। इसके अंदर वही सेम बातें जो अभी मैंने आपको बताई, यहाँ पर वही सेम बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी हैं। सो आई होप कि आपने खुद लिख ली होंगी वो। ओके, और ये बात और समझ लो कि मैंने कहा कि भाई पहला हाफ करंट जो होता है दैट फ्लोज थ्रू B1 इन वन डायरेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन। होता क्या है ना कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल के अंदर, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। डायरेक्शन क्यों चेंज होता है, बिकॉज डायरेक्शन को हम डिटरमाइन करते हैं यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और जैसे ही इसका ओरिएंटेशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑल्सो चेंजेस आफ्टर हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। सो ड्यू टू दैट कि पहला करंट फ्लो होता है थ्रू B1 इन वन डायरेक्शन इन हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ दिस कॉइल, और जो अगला हाफ बचता है उसमें करंट फ्लो होता है थ्रू द ब्रश B2। ओके, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी नहीं आता हो, बट फिर भी आप उसको लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको बच्चों वर्किंग भी अच्छे से क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनको अब आपको हम डिराइव करके दिखाएंगे। सो आई एम टर्निंग द पेज। तो बच्चों हमें बेसिकली जो फॉर्मूला डिराइव करना है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक बार हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया तो उसी से हम करंट भी निकाल लेंगे। ओके, सो पहले बताइए फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। सो आप लिखो that according to Faraday's law, the induced EMF is कि बच्चों जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ d∅/dt, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है,
सो बच्चों पहले आप फ्लक्स का फॉर्मूला निकालिए कि इस कॉइल के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास कॉइल है उसके रिस्पेक्ट में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, लिख दो दैट वी नो दैट फ्लक्स इज इक्विवेलेंट टू बी ए कॉस थीटा। ये बच्चों एक काम करो, ये लाइन अच्छी नहीं लग रही, इट डज नॉट साउंड गुड, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं एक और दूसरी लाइन से, दैट इज़ कि मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a single turn of coil having area capital A and placed in magnetic field capital B इज़ गिवन बाय। ठीक है, अब हमने क्योंकि ना बी को भी डिफाइन कर दिया, ए को भी डिफाइन कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि एग्जामिनर के पास हमारा कहीं भी मार्क्स काटने का चांस अब नहीं बचता है। तो बच्चों एक कॉइल की हम बात कर रहे हैं, एक सिंगल टर्न ऑफ दी कॉइल की बात कर रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि पूरी कॉइल के अंदर सिर्फ एक टर्न है, तो जो फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला होता है बच्चों बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और हम ये मानते हैं कि जो हमारी कॉइल है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उस लॉजिक को हम यूज़ करते हैं बच्चों, थीटा को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा इन टी। देखो कैसे निकालेंगे, हम मान रहे हैं कि लेट द कॉइल बी रोटेटेड with an angular velocity omega। ओके, सो अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी मालूम है तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकाल सकते हो कि क्या एंगल वो बना रही होगी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। सो देन द एंगल बिटवीन नॉर्मल of the coil and magnetic field at any time t is क्या होता है बच्चों, थीटा का वैल्यू होती है ओमेगा इंटू टी। एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो अपने क्लास 11th में सीख चुके हो व्हेन आई वाज टीचिंग यू एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट। ठीक है, कि थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो ओमेगा इंटू टी। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा टी से। सो इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 चेंजेस टू फ्लक्स इज इक्वलेंट टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया। अब ये फ्लक्स कब के लिए, एक सिंगल टर्न ऑफ द कॉइल के लिए है, मतलब पूरी कॉइल के अंदर सिर्फ हमने एक टर्न माना है, बट रियलिटी में तो भाई कॉइल के अंदर कई सारे टर्न्स होते हैं। सो हम मानते हैं कि अगर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो जो फ्लक्स है हमारा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इफ द कॉइल हैज़ n टर्न्स देन जो आपका फ्लक्स होगा वो n टाइम्स हो जाएगा। भाई अगर एक के लिए इतना है तो दो के लिए होगा दुगना, तीन के लिए होगा तिगना। सो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए होगा बच्चों n टाइम्स ऑफ ये। सो n बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको बच्चों ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आगे का रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो कि यूजिंग फैराडेज लॉ हम निकाल रहे थे बच्चों ई को। तो ई क्या होता है, ई होता है भाई माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। एक मिनट, सो हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। सो लेट्स इग्नोर द नेगेटिव साइन, और लेट्स डू वन थिंग, लेट्स नॉट इग्नोर द नेगेटिव साइन। ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस
फाई, यानी कि फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो बच्चों एन भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। दिस इम्प्लाइज दैट ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो बस ये ध्यान रखो कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ठीक है। बट ये दोनों मिलाकर के कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा और टी दोनों मिलाकर के कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये जो चीज़ है कॉस ओमेगा टी ये ओवरऑल कांस्टेंट आपके पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास कांस्टेंट नहीं है। सो जो कांस्टेंट था उसे हम बाहर लेते हैं। सो कांस्टेंट आपके पास क्या क्या है बच्चों, एन बी ए। सो माइनस एन बी ए आपके पास बाहर कांस्टेंट आ गया। आप डिफ्रेंशिएट करोगे कॉस ओमेगा टी को, सो इसका होता है बच्चों माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा बिकॉज ओमेगा वॉज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो देखो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो आपके पास ई की वैल्यू आ गई है बच्चों एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एंड दैट्स द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन एन आर्मेचर कॉइल ऑफ अ ऑफ अ जनरेटर। सो बच्चों मैं ये समझता हूँ कि आपको ये एक्सप्रेशन अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए ये ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, ये जो वैल्यू है ई की इंड्यूस्ड ईएमएफ की ये मैक्सिमम कब होगी। तो बच्चों आप कहोगे सर ये मैक्सिमम तब होगी जब ये जो साइन ओमेगा टी है इसकी वैल्यू 1 हो जाए। समझ रहे हो बात को? पहले तो यहाँ पर लिख लो कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, फिर आप लिखो दैट ई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। हमें अच्छे से मालूम है कि भैया जब ये चीज़ 1 हो जाएगी तो ये चीज़ मैक्सिमम हो जाएगी हमारी ई की वैल्यू। तो लेट मी से ई नॉट को हम दिखा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसको 1 कर दो तो बचा क्या, एन बी ए ओमेगा। सो बच्चों यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ई एम एफ की, इंड्यूस्ड ई एम एफ की। सो ये ई नॉट की वैल्यू होगी, क्या होगी, एन बी ए ओमेगा। सो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो इसमें, लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, तो क्या होगा, आप इसके प्लेस पर लिख सकते हो ई नॉट। तो ई की वैल्यू होगी बच्चों ई नॉट साइन ओमेगा टी। एनी डाउट इन दिस? सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हमने बाकी सबको भी डिराइव कर लिया है कि ई की वैल्यू होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ओमेगा टी है क्या एक्चुअली में, ओमेगा टी है बच्चों थीटा, ठीक है। तो अभी भी जो स्पेशल केसेस आपके साथ बात करेंगे तो वहाँ पर हम ओमेगा टी लें या फिर थीटा लें, दोनों की बात एक ही है, टी मत बोलना बस, कि आप चाहो तो इसको ई नॉट साइन थीटा भी लिख सकते हो, जो आपने एसी सर्किट्स में पढ़ा था, दी वैल्यू ऑफ ई। तो ये दोनों कंपेरेबल हैं आपस में, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये तो बात होगी बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ की। मैं आपसे बात करूँ भाई इंड्यूस्ड करंट कितना है यहाँ पर, सो करंट इज आई की वैल्यू क्या होती है, ई बाय आर होती है ना, आई की वैल्यू होती है बच्चों ई बाय आर। तो ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से क्लियर है। सो इतने ही बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं आपके जनरेटर के केस में। अब बस हम आपसे ये फॉर्मूला यूज़ करके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, ओके, कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उस समय पर कितना आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। वो सारी बातें करेंगे अब स्पेशल रिजल्ट्स के सेक्शन के अंदर। बट आई होप कि आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है। और ये देखो ये कुछ मुश्किल भी नहीं है, आपको अच्छे से मालूम है कि फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये तो आप याद रख ही सकते हो ना, और इसका डेरिवेटिव करना आपको आता है अच्छे से। तो ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है आपके सामने, बस आपने एक स्टेप ये पकड़ना है कि फ्लक्स को याद रखो कि वो होता है इन केस ऑफ जनरेटर एन बी ए ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो आगे तो बच्चों आप ये बातें अपना आप निकाल सकते हो, ठीक है।
So you please note down these important formulas and their derivation. I'm turning the page. तो अब आपसे हम बात कर रहे हैं बच्चों वेरिएशन ऑफ E with different positions of the coil, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में, of the coil with respect to magnetic field. तो आपने फॉर्मूला याद रखना है बच्चों ये वाला कि E की वैल्यू होती है E नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर E नॉट साइन थीटा कर लो बस फिर, क्योंकि हम तो थीटा ही मान के चलेंगे ना. एंगल वेरिएशन ऑफ E विद, इस पूरे का मतलब है थीटा, डिफरेंट पोजीशन, ये जो मैंने लिखा है सबको इसका मतलब है विद थीटा. ठीक है. सो पहला आता है बच्चों केस कि जब थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री होगा. इसका मतलब ये है कि थीटा 0 का मतलब है बच्चों वो वाली सिचुएशन कि इनिशियली जो आपकी जो कॉइल थी वो ऐसे रखी हुई थी. सो जो इसका नॉर्मल था कॉइल का वो ऐसे है, और जो डायरेक्शन ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड था वो भी ऐसा ही था. दोनों के बीच का एंगल कितना था? इट वॉज 0 डिग्री. सो ये वो वाली सिचुएशन है. सो बच्चों अगर थीटा 0 है तो मुझे ये बताओ E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू भी 0 होगी. क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है. ये तो आपको याद ही होगा. सो 0 इंटू समथिंग इज 0. सो E की वैल्यू आपके पास 0 आ गई. सो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि जब हमने कहा था आपसे कि ये जो कॉइल है ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे, तो एंगल था 0 डिग्री, क्योंकि यही आपका नॉर्मल था और इसी डायरेक्शन में आपकी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी थी. सो उस समय पर जो इंड्यूस्ड EMF था वो था 0. अब क्या हुआ, हमने इसको रोटेट करना शुरू किया, तो हम मानते हैं कि हमने क्या किया, थीटा को 90 डिग्री कर दिया. व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री. सो उस समय बताइए क्या होगा? उस समय पर होगा बच्चों कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कि उस समय पर आपका E जो है वो मैक्सिमम होगा. E आपका E नॉट के बराबर होगा. यहाँ पर पुट कर रहे हैं सारी वैल्यूज़ को हम. साइन 90 की वैल्यू होती है आपके पास 1 के बराबर. ठीक है. उसका एक्चुअल मतलब क्या है समझना ध्यान से, कि ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब क्या हुआ कि पहले कॉइल ऐसे थी ना, पहले कॉइल ऐसे थी, अब हम रोटेट करते गए तो अब कॉइल हमारी ऐसे हो गई है. तो देखो एंगल देखो कितना है आपके नॉर्मल के बीच में, और 90 डिग्री का है. ठीक है. सो दिस इज E इज इक्वल टू E नॉट. अब क्या हुआ थर्ड में कि जब थीटा की वैल्यू हुई 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है बताओ बच्चों? साइन ऑफ 180 इज सिंपली 0. सो उस समय पर आपका जो EMF होता है वो भी 0 डिग्री रहता है. सो इस पूरे को हम बोलते हैं बच्चों हाफ सर्कल या फिर हाफ रेवोल्यूशन. जहाँ पर मैं कह रहा था कि एक ब्रश B1 से आपका करंट पास होगा, तो वो इस हाफ रेवोल्यूशन की बात हो रही थी. ठीक है. यानी कि करंट EMF प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, अपनी मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा, फिर कम होना शुरू हुआ, फिर 0 तक पहुंच गया. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? इसको यहाँ पर आप विजुलाइज कर सकते हो कि ये इनिशियल पोजीशन थी, रोटेट होना शुरू हुआ, ऐसे घूमा, घूम करके अब ऐसे आ चुका है. कि ये जो हमारा ये है, ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, और जो डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव फील्ड है वो उस तरफ है, ऐसे करके. ये पेन की जो निब है वो आपको दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो वो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ. तो वहाँ पर फिर 0 हो चुका है. ठीक है. तो अब आगे चलते हैं कि जब थीटा की वैल्यू रहती है बच्चों 270 डिग्री, यानी कि हम नेक्स्ट हाफ रेवोल्यूशन में पहुँच चुके हैं. अब अगला हाफ रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है. सो हम 4th डाल लें यहाँ पर कि जब थीटा हो गया आपका 270 डिग्री, तो इस समय पर क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि साइन 270 की वैल्यू क्या होती है. तो आप सब कुछ समझ जाओगे. तो बच्चों साइन 270 की वैल्यू होती है -1. उस समय पर अगर आप यहाँ पर रखो वैल्यू साइन थीटा के प्लेस पर, तो आपका जो E आएगा वो होगा माइनस ऑफ E नॉट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों सिंपल सा ये है कि इस समय पर मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम है, बट जो फेज़ है आपके EMF का वो रिवर्स हो चुका है. तभी हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि आपका करंट फ्लो करता है थ्रू ब्रश B2 इन अ रिवर्स डायरेक्शन. तो यही नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है. ठीक है.
और लास्ट केस अगर हम बात करें कि जब थीटा की वैल्यू आपके पास फिर से 0 या फिर आपका 360 डिग्री हो रही है, तो उस समय पर आपका ई की जो है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज ई ऑफ 360 इज़ साइन ऑफ 360 इज़ 0, तो फिर वो 0 हो गया। आई होप कि आप समझ पाए कि यहाँ से शुरू हुई रिवर्स साइकिल ऑफ ईएमएफ, जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँची जब थीटा था 270 डिग्री के बराबर। लेट मी विजुअलाइज दिस टू यू वंस मोर। देखो इनिशियली सिचुएशन थी ये कि ये आपके पास आपका डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल था, ये डायरेक्शन ऑफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था। ऐसे रोटेट हुआ, यहाँ पर उसने अपनी पूरी साइकिल को पूरा किया। दिस इज द सिचुएशन फॉर 180 डिग्री। इसको पूरा करने के बाद वो फिर रोटेट होना शुरू हुआ। अब ये है बच्चों 270 डिग्री, ये सिचुएशन है 270 डिग्री की। अब वो फिर गया और अब ये सिचुएशन है बच्चों 360 डिग्री की। सो क्या हुआ, अगली हाफ साइकिल में आपका जो फेज़ है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर डायग्राम में प्लॉट करूँ, इसके फेज़ डायग्राम बनाऊँ इसका एसी जनरेटर का, तो बहुत ही आसान है बनाना हमारे लिए। कि अगर हमारे पास ये हमारा शो कर रहा है थीटा को, ये हमारा शो कर रहा है बच्चों ईएमएफ को। सो ये जो है ये इस तरह से कुछ वेरी कर रहा है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको आप बोलोगे बच्चों ई नॉट, इसको आप बोलोगे माइनस ऑफ ई नॉट। मैक्सिमम कब जाता है, जब ये 90 डिग्री पर होता है, 0 होता है 0 पर, फिर 180 डिग्री पर, फिर मैक्सिमम होता है 270 पर, और फिर 0 होता है 360 पर। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये फेजर डायग्राम अच्छे से क्लियर है ऑफ अ जनरेटर। ठीक है, मतलब जो फ़र्क है इस साइकिल में वो सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, दैट्स इट। सिर्फ फेस का फ़र्क है, बाकी मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर पहुँचता है वही यहाँ पर भी पहुँचता है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों जनरेटर के अंदर इतना ही था कंसेप्ट के अंदर, इससे बाहर नहीं आता। आप अगर इसी को बार बार रिवाइज़ करते हो, समझने की कोशिश करते हो, कोई डाउट आता है उसको पूछते हो और आप फिर अपने डाउट को रिजॉल्व करते हो, कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, तो आपका ये जो कंसेप्ट है ये 100% तैयार हो जाता है। और इसमें से फिर कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसको अटैम्प्ट कर लेते हो। बट जो मेजर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम लेवल पर, वो सारे आप इतना मैटर पढ़ने के बाद अटैम्प्ट कर सकते हो। तो बच्चों इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप एवरीथिंग वॉज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।